Good morning, students. Welcome to class 12th Commerce. Today we are taking the subject Business Studies of class 12th Commerce, and our chapter is Nature and Significance of Management. Today we are going to take the topic Coordination, Concept and Importance. आज हम coordination के concept और importance के बारे में बात करेंगे. तो first of all, meaning. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सेक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है सभी एक्टिविटीज को जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या सेक्शंस में हो रही होती है. तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज एक वर्ड यूज किया गया. तो सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हुआ? तो सिंक्रोनाइज का मतलब है यूनिफॉर्मिटी लेके आना. यानी जो भी वर्कर्स, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या सेक्शंस में, उनके कामों में यूनिफॉर्मिटी लेके आना, एक ऑर्डर लेके आना और एक ही मोशन में उसको कंटिन्यू करना, जिसका मेन पर्पस क्या होगा? उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना. तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन को हम यदि समराइज करते हैं तो क्या बना? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के या सेक्शंस की एक्टिविटीज को, जिससे कि बिजनेस के कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाए. यही कोऑर्डिनेशन है. अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कोऑर्डिनेशन में. कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इसी के मीनिंग से ही क्लियर हो गया है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट. ये इंटीग्रेशन करते हैं हम ग्रुप एफर्ट्स का, क्योंकि कोऑर्डिनेशन किसी एक से तो होने वाला नहीं है और ये मैनेजर्स जॉब है. तो मैनेजर अपने आप को तो इंटीग्रेट करेगा नहीं. इसका मतलब उसे ग्रुप में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके सभी की एक्टिविटीज़ को, जो एफर्ट्स वो डाल रहे हैं बिजनेस में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उन्हें इंटीग्रेट करना, तालमेल बिठाना, उसमें एक साथ मिल के काम करने के लिए. सेकेंड पॉइंट भी इसी का प्रोसीडिंग पॉइंट है, दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन. सबके माइंड सेट, सबके थॉट्स एक ही डायरेक्शन में वर्क करें. और वो वर्किंग क्या है? वो एक ही डायरेक्शन क्या है? कॉमन गोल को अचीव करना, जिससे हमारे बिजनेस गोल्स अचीव हो जाए. तो यूनिटी लेके आना एक्शन में. थर्ड वन, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी भी खत्म होने वाला काम नहीं है, क्योंकि बिजनेस नेवर एंडिंग प्रोसेस है. बिजनेस तो कोऑर्डिनेशन के बगैर बिजनेस कुछ कर ही नहीं सकता. तो इसका मतलब हमें हर बार एफर्ट डालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन करने पड़ेंगे, हर स्टेप में एफर्ट डालने पड़ेंगे कोऑर्डिनेशन करने के लिए. अदरवाइज चाओस क्रिएट हो जाएगा, बीच में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएगी एम्प्लॉइज़ के बीच में कि ये काम मुझे करना है, आपको करना है, कौन करेगा, यहाँ पर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना प्रोडक्शन करना है, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेंगे. यानी हमें उनमें कोऑर्डिनेशन लाने की ज़रूरत हर स्टेप में पड़ने वाली है. तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. फोर्थ पॉइंट है हमारा परवेसिव फंक्शन. परवेसिव फंक्शन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें हर लेवल पे पड़ने वाली है. टॉप लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, मिडिल लेवल पे भी पड़ती है और लोअर लेवल पे भी. टॉप लेवल पे कैसे पड़ती है जरूरत हमें? टॉप लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो काम होते हैं उन्हें हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उनके जो काम है खुद ऑर्गेनाइजेशन के. और मिडिल लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स के जो काम होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ती है. और लोअर लेवल पे जो वर्कर्स के जो काम हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ती है. नॉट ओनली इन बिजनेस, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ. हमें हर लाइफ, बिजनेस के हर लाइफ में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, बट वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस स्टडीज ओनली. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बिजनेस में हर लेवल पर इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम परवेसिव बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज डेलिब्रेट फंक्शन. डेलिब्रेट का मतलब हो गया इंटेंशन. यानी हमें ये डेलिब्रेट खुद अपने आप से करना पड़ता है, इटसेल्फ करना पड़ता है. इसके लिए कोई बाहर आके खुद करेगा नहीं, अपने आप से कोऑर्डिनेट नहीं हो जाएगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको. इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये डेलिब्रेट फंक्शन है. और लास्ट जो हमारा पॉइंट है इसका वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जॉब है कोऑर्डिनेशन लेके आना. उसी को ये काम अपने आप से करना पड़ेगा. नोबडी टेक्स हिज वर्क और हर वर्क. ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसी को ये सारी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा. अपने अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उसे हार्मोनाइज करना पड़ेगा, सिंक करना पड़ेगा. तो हमने 6 की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली अभी. वो क्या क्या थी? फर्स्ट वन इज़ कि हमें ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है, एक्शन में यूनिफिकेशन लेके आना है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और इसकी ज़रूरत हर लेवल पे पड़ती है. इसका मतलब ये परवेसिव फंक्शन भी है, इसके लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. ये एक डेलिब्रेट फंक्शन भी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मैनेजर की, उसी को कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है. अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस. कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस का मतलब यहाँ पे नीड से भी है कि हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है.
तो इसको हमने 3 बेसिक पॉइंट्स में स्पेसिफाई कर दिया है। तो उसमें से पहला पॉइंट हमें दिख रहा है जो कि है ग्रोथ इन साइज। जैसे हमें पता है कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल लेवल पे यदि कोई काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ज़्यादा वर्कर्स होते ही नहीं है। तो यानी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ आती है, जब हमारा लेवल ऑफ बिजनेस ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बिग साइज होता है, साइज इंक्रीज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइज इंक्रीज होने से मोर वर्कर्स होते हैं, ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। तो देयर इज़ अ नीड टू हार्मोनाइज, तो वहाँ पर हमें हार्मोनाइज करना पड़ता है। रीज़न क्योंकि वर्कर्स का अलग गोल होता है और बिजनेस के अलग गोल्स होते हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बिजनेस वर्कर्स जो होते हैं वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन केवल बिजनेस के बारे में सोच रही होती है। इसलिए जब तक वो दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, यदि उनकी एक्टिविटीज़ को हार्मोनाइज नहीं किया जाएगा, हम दोनों के गोल्स को अचीव नहीं करते। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है कि मैनेजर उन दोनों गोल्स को हार्मोनाइज करे, इंडिविजुअल को भी जो वर्कर्स के गोल हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस के गोल हैं, तभी हम दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाएंगे और बिजनेस गोल को अचीव कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सेकेंड पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एज वी नो कि देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्लानिंग हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया। ये सभी अपने अपने कामों में स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए अपने अपने डिपार्टमेंट्स को ये ज़्यादा सुपीरियर भी मानते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनके अंदर से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उन्हें रिमूव करना। तो यहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ती है, हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये भी काम किसका होता है, मैनेजर का, कि दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनको रिमूव करें, जिससे कि मिल के हम सब जब काम करेंगे तो बिजनेस गोल इजीली अचीव हो पाएंगे। अब थर्ड होता है स्पेशलाइजेशन। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो वहाँ बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी काम कर रहे होंगे, और बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम कर रहे होंगे तो उसमें ईगोज आ जाती हैं, ईगो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं जो भी काम करूँगा मैं अच्छा करूँगा, मैं हमेशा सही करता हूँ, मेरे सही डिसीजंस होते हैं। तो इसकी वजह से जब बहुत सारे स्पेशलिस्ट होंगे, सभी ये सोच रहे होंगे, तो ऑब्वियसली चाउस क्रिएट होंगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो यहाँ पर फिर दोबारा से कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, उनके चाउस को रिमूव करना, कन्फ्यूजन को हटाना, जिससे कि अगेन सब मिल के काम करें और बिजनेस के गोल्स अचीव हो जाएं। ओके, तो हमने फिर दोबारा से बात कर लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंस क्या हुई, साइज की वजह से हो सकती है, साइज इंक्रीज होता है तो हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। क्या करने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए, किसके बीच में, इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड्स हैं, उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उनके डिफरेंसेस को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। अगेन यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थर्ड वन स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उसकी वजह से चाओस और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो वहाँ फिर दोबारा कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स जिसके अंडर में हमने इंपॉर्टेंस को स्टडी किया, यानी नीड को स्टडी किया। हम आगे प्रोसीड करते हैं इसी में, दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन इज रेफर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को हम मैनेजमेंट की एसेंस क्यों बोलते हैं, तो इसको भी हमने 3 पॉइंट्स में कवर करना है। तो 3 पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, कोऑर्डिनेशन इज नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन के अंदर जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। खाली ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन अपना काम है, यानी कोई भी काम हमें करना पड़ रहा हो उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने फंक्शंस कितने पढ़े थे, 5 फंक्शंस पढ़े थे। तो 5 फंक्शंस क्या क्या हैं, तो पहला फंक्शन है उसमें से प्लानिंग। अब प्लानिंग में कैसे जरूरत पड़ेगी, प्लानिंग में फोकस करना पड़ेगा, थिंकिंग ऑफ मैनेजर, यानी कोऑर्डिनेशन करते समय उसे फोकस थिंकिंग पे करना पड़ेगा कि क्या क्या काम करने हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो डिपार्टमेंट्स के लिए परफॉर्म होने वाली है उस पर फोकस करना पड़ेगा, उन पे कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एक्टिविटीज़ को, किसको नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करना पड़ता है, प्लानिंग में करना पड़ता है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन की जरूरत प्लानिंग में भी पड़ने वाली है। ऐसा ना हो हम अननेसेसरी टास्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में कैसे पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्योंकि स्टैब्लिश करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट पीपल इन वन डिपार्टमेंट। यानी हमें देखना पड़ता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे लेके आ पाएँ और डिफरेंट पीपल के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे लेके आ पाएँ, जिससे कि बिजनेस गोल अचीव हो पाए। तो ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अब हम थर्ड पे आते हैं, इसी में स्टाफिंग में। स्टाफिंग का पर्पज़ क्या होता है, एक एक्सपीरियंस और एक कैपेबल स्टाफ रखना, जिससे कि बिजनेस में कोई
हिंड्रेंस ना आए, कोई रुकावट ना आए। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भैया इस तरीके से पोजीशन को फिल करना है हमने, जिससे कि हमारे पास जो स्टाफ आए वो बिल्कुल इक्विप्ड हो, स्किल्ड हो, कैपेबल हो, एक्सपीरियंसड हो, जिससे कि बिजनेस गोल अचीव हो पाए। यानी प्लानिंग में भी जरूरत पड़ रही है, ऑर्गेनाइजिंग में भी पड़ रही है और स्टाफिंग में भी पड़ रही है। हम आगे बात करते हैं अब इसमें डायरेक्टिंग में कैसे पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो प्लान बनाए थे अब उसको एग्जीक्यूशन का टाइम होता है डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में भी हमें सही पाथ को चुनना है, यूनिफाई करना है डायरेक्शन, यानी पाथ चुनना है। एक ही मोशन में और एक ही डायरेक्शन में सब लोग मिलकर काम कर रहे हो, तो इसका मतलब डायरेक्टिंग में भी हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। और लास्ट वन इसमें कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में इंश्योर करना पड़ता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो हमारी प्लान परफॉर्मेंस में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमने प्लानिंग जो की थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्लान एग्जीक्यूट हुए या नहीं हुए, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आई, तो उसको ध्यान रखते हुए ही कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने बात कर ली किसके बारे में, फर्स्ट पॉइंट में बात करी कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, यानी कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर फंक्शन में पड़ती है। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं इसी के, क्या है सेकंड पॉइंट, कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर लेवल पर भी पड़ती है। इसके बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि इसको परवेसिव बोलते हैं। परवेसिव मींस हर लेवल पर जिसकी जरूरत पड़ रही है। तो हर लेवल का मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब मैंने बताया था पहले भी आपको टॉप लेवल पे कैसे पड़ती है, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर उसके बाद मिडिल लेवल पे कैसे जरूरत पड़ेगी, मिडिल लेवल पर हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना पड़ता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो जो काम कर रहे होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है ये पता लगाना कि भैया हमें फाइनेंस बिजनेस के लिए फाइनेंस की जरूरत कितनी पड़ने वाली है। फिर उसके बाद ये रिसोर्सेज कहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज कितने होंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज कितने होंगे, और यदि लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो भी हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि किस सोर्स से कितना फंड रेज करें और दूसरे सोर्स से कितना फंड रेज करना पड़ चाहिए हमें। तो ये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ हो गई। तो इनमें एक्टिविटीज़ में हमें इंटीग्रेशन लाना पड़ता है। टॉप लेवल पे भी लाना पड़ा, मिडिल लेवल पे भी लाना पड़ा और सिमिलरली लोअर लेवल पर भी। अब लोअर लेवल पर कैसे करना पड़ेगा, जो एक्टिविटीज वर्कर्स से रिलेटेड है अब उनको इंटीग्रेट करना है। अब वर्कर्स को जो जो काम आप असाइन कर रहे हैं वो इस तरह से असाइन करें जिससे कि यूनिफिकेशन हो जाए, सिंक्रोनाइजेशन हो। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर लेवल पर पड़ रही है। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। तो 2 पॉइंट्स हो गए हम। अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। हमने पूरे इस टॉपिक में यही स्टडी किया कि कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटीज़ को। तो आपको लगता है कि कोई भी बिजनेस ऐसा होगा जिसमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत ही नहीं है? हमें नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिजनेस बिना सिंक्रोनाइजेशन के काम हो सकता है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन की जरूरत तो हर बिजनेस में पड़ने वाली है। बिजनेस छोड़िए, आप नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। इवन अपने घर के अंदर भी हमें एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि विदाउट कोऑर्डिनेशन बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव, इट कैन नॉट रन सक्सेसफुली। हम ग्रो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, चाओस क्रिएट होंगे, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी, हिंड्रेंसेस आती रहेंगी, रुकावटें आती रहेंगी, डुप्लीकेसी होती रहेगी वर्क की। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने बात की 3 पॉइंट्स की। पहले पॉइंट में बात की कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है हर फंक्शन के अंदर। किसी भी फंक्शन में ऐसा नहीं है कि विदाउट कोऑर्डिनेशन काम हो सकता है। प्लानिंग में भी जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग में भी पड़ेगी हमें, और स्टाफिंग में भी पड़ेगी। प्लानिंग में कैसे पड़ेगी, एक्टिविटीज़ को प्लान करते समय। ऑर्गेनाइजिंग में कैसे पड़ेगी, जब हम इस्टेब्लिश कर रहे होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट पीपल्स को। और तीसरा स्टाफिंग में कैसे पड़ेगी, सही पोजीशन पर सही पर्सन को, एक्सपीरियंस पर्सन को, कैपेबल पर्सन को फिलअप करने के लिए। और उसके बाद डायरेक्शन में कैसे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन करना है प्लान का, ओवरसी करना है, सुपरवाइज करना है, लीड करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग में भी जरूरत पड़ने वाली है हमें उसके लिए। कंट्रोलिंग में कैसे करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी ना आए हमारी प्लान में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। तो ये इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट में हो गया कि हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। सेकेंड में कि हर लेवल पर, टॉप लेवल पर भी जरूरत पड़ेगी, मिडिल लेवल पर भी और लोअर लेवल पर भी। और बिना कोऑर्डिनेशन के कोई बिजनेस रन नहीं कर सकता। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही स्पेसिफाई कर रहा था कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, और उसके बाद हमने कुछ स्टडी किया कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिर हमने बात की इम्पॉर्टेंस, जिसको हमने 3 पॉइंट्स में इसको स्पेसिफाई किया था। फिर हमने बात किया कि वाई कोऑर्डिनेशन इज रेफर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, और आगे भी आपको मैं ऐसी कुछ और वीडियोस बना के दूंगा।
और आप घर पे बैठ के इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और होप करा आपने ये वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। और मुझे इनकरेज करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी जाएंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे इस चैनल को, जिससे कि फ्यूचर में आपको ऐसी और वीडियोस में और बना के दूँ और मुझे इनकरेजमेंट मिले। और मेरी इसी तरह की वीडियोस के लिए मैं वेट कर रहा हूँ आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, सो डैट कि मैं आपको फ्यूचर में भी और अच्छी वीडियोस बना के दूँ। टिल टाइम, थैंक यू सो मच, enjoy your period and study hard. Thank you so much.